पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबर्द आज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। गुंडों को 9-11 करने के बाद अब्दुल खालिक और इसहाक हैरानी से मुझे घूर रहे थे। आयशा और साजिदा खाला भी वहीं पहुंच गईं। वो बहुत सख्त हैरान थीं। साजिदा खाला मेरे सर पर दस्ते शफकत रखते हुए बोली, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है। चचा अब्दुल खालिक और इसहाक बेसाख्ता मुझे लिपट गए थे। चंद लम्हे जज्बातियत भरी फजा कायम रही। ज्यादा तारीफ और पजीराई संभालना मेरी इस्तिताअत से बाहर था। मजबूरन मुझे मौजू तब्दील करना पड़ा। मैंने कहा, खाला अच्छी सी चाय पिला दें। आयशा बोली, भैया मैं लाती हूँ। अकीदत भरे अंदाज में कहते हुए वो बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। मैंने बाकियों को तसल्ली देते हुए कहा, आप लोग फिक्र न करें, मैं 2-3 मोबाइल फोन नंबर दूंगा। अगर इन गुंडों में से कोई भी तंग करने की कोशिश करे फौरन इत्तला करना। इन्हें संभालने वाले इनसे बड़े मगरमच्छ मेरे जानने वाले हैं। साजिदा खाला ममनूनियत भरे लहजे में बोली, आप हर दफा हमारे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आते हैं। यकीन मानो दूसरा दिन है, परेशानी से नींद ही गायब हो गई है। मैंने कहा, खाला दुआ किया करें, बाकी ये अल्लाह पाक ही इंसान की मदद फरमाने वाला है, सबब वो किसी को भी बना सकता है। अब्दुल खालिक शफकत भरे लहजे में बोले, बरखुरदार वही मुसब्बबुल असबाब ही सबब का शुक्रिया अदा करने का हुक्म फरमाता है। मैंने फिर मौजू तब्दील करने की कोशिश की। कहा, आयशा की पढ़ाई कैसी जा रही है? उसने बावर्ची खाने से हाँक लगाई, बहुत अच्छी भैया। गोया उसने समातें हमारी बातों पर धरी हुई थी। मैंने हंसते हुए मजाक किया, राजकुमारी ने पैगाम भिजवाया है कि आयशा ने नुमाया पोजीशन न ली तो वो खुद इसके कान खींचने आएगी। वो चाय के बर्तनों के हमरा नमूदार हुई, बोली, ऐसा मौका नहीं आने दूंगी भैया। मैं चाय की प्याली थामते हुए बोला, चलो देख लेंगे। बमुश्किल प्याली खाली की थी कि असर की अजान हो गई। बाप बेटा मस्जिद में चले गए। मैं वहीं कमरे में नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़कर बमुश्किल मुसल्ले से उठा था कि आयशा अपनी माँ के साथ कमरे में आ गई। मैं चारपाई पर नशिस्त संभालते हुए उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। आयशा लजाजत से बोली, भैया एक बात मानेंगे? मैं हंसा कहा, सुनकर तायुन करूंगा। वो मुल्तजी हुई, बोली, अगर आप चले गए तो वो गुंडे फिर आ जाएंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप थोड़े अरसे के लिए हमारे यहाँ रहें? मेरा मतलब अपने काम को यहीं से चले जाया करें और चंद घंटों या 1-2 दिन के बाद फिर लौट आया करें। मैं मुतबस्सम हुआ, कहा, मुझे नहीं पता था कि कोई डॉक्टर इतनी सियानी भी हो सकती है। वो खुशी से खिल उठी, बोली, मतलब ठीक है, कसम से आपकी मौजूदगी में इतना हौसला मिलता है कि बता नहीं सकती। मैंने कहा, नहीं बिल्कुल गलत है, मेरा आप लोगों को मिलने आना भी मेरी हिमाकत है। आप मुस्तकिल क़याम पर जोर दे रही हैं। साजिदा खाला मोतरज़ हुई, ऐसा तो न कहें बेटा। मैंने संजीदा होते हुए पूछा, क्या आप जानती हैं मेरी इंडिया आमद का मकसद क्या है? आयशा ने नफी में सर हिलाया, बोली, नहीं, लेकिन ये जरूर जानती हूँ मेरा भैया किसी बेगुनाह या मजलूम को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैंने इंकिशाफ करते हुए कहा, अगर मेरी इस घर में मौजूदगी की किसी एजेंसी को भनक पड़ गई तो आप लोगों पर जो क़यामत टूटेगी इसका अंदाजा आप नहीं कर सकते। आयशा और उसकी माँ के चेहरे पर खौफ नमूदार हुआ। वो गुलूगीर लहजे में बोली, भैया मैं तो बस ये चाह रही थी कि खौफ और डर के साए में जिंदगी न गुजारूं। आपके यहाँ रहने पर गुंडे हमारे साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मैंने कहा, बेफिक्र रहो गुड़िया, जब कह दिया है कि अब इनमें से कोई गुंडा इस घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा तो बस नहीं देखेगा। वो मासूमियत भरे लहजे में बोली, यकीन नहीं आ रहा ना? वो गुंडे जाते हुए जिस अंदाज में मुझे घूर कर गए हैं, लगता है आपके घर से निकलते ही आ जाएंगे। मैंने कहा, अच्छा ऐसा है, मैं आज रात यहीं गुजारूंगा और सुबह तक मुंबई के उन गुंडों को बुलवाकर चचा जान से मिलवाऊंगा जो चरणजीत जैसे सड़क छाप को चुटकियों में मसल सकते हैं। वो आपके भाई और अब्बू के साथ चरणजीत के ठिकाने पर जाएंगे
और एक बार फिर उन्हें मुतनब्बे करके आएंगे। अब खुश? सर झुकाते हुए उसने बेदिली से सर हिला दिया। मैंने कहा चलो अब उठ जाओ और पढ़ाई करो, इन फजूलियात को जहन से झटक दो। ठीक है भैया कहती हुई वो खड़ी हो गई। साजिदा खाला उठते हुए बोली, मैं भी चलती हूँ बेटा, शाम के लिए कुछ अच्छा सा बना लूं। मैंने कहा दिन का खाना भी बुरा नहीं था खाला। वो मुस्कुराई, बोली हाँ मगर इसका ये मतलब नहीं था कि इससे मजीद अच्छा नहीं बन सकता। रात को पुरतकल्लुफ इशाइये के बाद मैंने अब्दुल खालिक को कहा, चचा जान मुझे घंटे डेढ़ के लिए एक जरूरी काम से जाना होगा। आयशा मोतरिज हुई, बोली भैया अगर छुप कर जाने का इरादा किए हुए हैं तो बता दें, कम से कम आपको अलविदा तो कह दें। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं गुड़िया, रात यहीं गुजारूंगा और खाला जान के हाथों का बना नाश्ता करके ही रुखसत लूंगा। वो मान के साथ बोली, अगर ऐसा न किया तो अगली मुलाकात पर बात नहीं करूंगी। मैं एतमाद से बोला, इंशाल्लाह ऐसा मौका नहीं आएगा। इसहाक ने पेशकश की, बोला मैं आपके साथ चलता हूँ। मैंने कहा जरूरत नहीं है, आप लोग दरवाजा कुंडी करके लेट जाएं, मैं वापसी पर दीवार फलांग के आ जाऊंगा। अब्दुल खालिक ने कहा, नहीं बेटा आप इतलाई घंटी बजा देना, मैं इंतजार करूंगा। मैंने इस बात में सर हिलाया, कहा ठीक है, वैसे भी इतनी देर नहीं लगेगी। मैंने छोटा मोटा सामान वहीं छोड़ दिया, अलबत्ता अपने साथ बैग रख लिया था क्योंकि SR1 के बैग ने मिट्टी से लिथड़ा होना था। खामखा कपड़े खराब करने की बजाय नया बैग साथ रखना जरूरी था। बैग ले जाने की वजाहत मैंने चचा जान को पहले से कर दी थी। बोले ख्याल से जाना बेटा। उन्होंने दरवाजे पर मुझे नसीहत की और मैं सर हिलाता हुआ गली में निकल गया। रात इतनी ज्यादा नहीं बीती थी मगर देहात होने की वजह से खास चहल पहल नहीं थी। SR1 के मदफून का मैं दिन को जायजा ले चुका था, इसलिए रास्ता मुझे अजबर था। दामन से मैं बरास्ता सड़क निकला और मखसूस जगह पर पहुंचते ही सड़क से उतरकर जुनूब की जानिब बढ़ गया। फरलांग भर चलने के बाद मैं झाड़ियों के उस झुंड तक पहुंच गया जहां परिवश के हमरा सख्त रात गुजारी थी। सर्दी, बारिश और बुखार ने बेचारी को अधमुआ कर दिया था। झाड़ियों का झुंड पहले से कुछ बढ़ चुका था, शायद किसी ने उन्हें काटने की जरूरत महसूस नहीं की थी। थोड़ी सी तगदो के बाद मैंने उस मखसूस जगह का तयन कर लिया जहां मेरे अंदाजे में SR1 दफन थी। पिंडली से बारीक धार वाला खंजर निकालकर मैं मिट्टी खोदने लगा। थोड़ी ही देर में फुट भर नीचे जा चुका था। अचानक खंजर की धार प्लास्टिक के बैग से टकराई। मैंने इत्मीनान भरा सांस लिया। मजीद चंद मिनट लगाकर मैंने बैग बाहर निकाला और जंजीर खोलकर SR1 के पुर्जे नए बैग में मुंतकिल करने लगा। गोलियां, राइफल वाला तेल, स्नाइपिंग का सामान वगैरह दूसरे बैग में डालकर मैं वापस रवाना हो गया। इतनी आसानी से SR1 का मिल जाना मेरे लिए बाइस खुशी था। SR1 मिलते ही लॉरा ब्राउन याद आ गई। काफी अरसे से उससे बात नहीं हुई थी। शुरू में उसकी ईमेल मिल जाती थी मगर फिर मसरूफियात की गर्द में यह सिलसिला गायब हो गया। अलबत्ता जैनी से कभी कभार बातचीत हो जाती थी। वापसी के लिए मैंने सड़क की बजाय वही रास्ता इख्तियार किया था जिस पर मैं बरसती बारिश में यूं चला था कि कंधों पर परिवश का बोझ था। मुझे घंटे डेढ़ से ज्यादा वक्त न लगा। बड़ी गली में घुसकर मैं 100-150 गज चला और जूं ही अब्दुल खालिक चचा वाली गली में मुड़ा, मुझे फौरन दीवार के साथ चिपक जाना पड़ा। उनके घर के सामने एक जीप खड़ी थी और एक शख्स दीवार फलांग कर अंदर घुसा था। दरवाजे के सामने भी 3 अफराद मौजूद थे। अंदर घुसने वाले ने दाखिली दरवाजा खोला और तीनों अंदर घुस गए। मैं एक लम्हे में नतीजे पर पहुंच गया था। यकीनन वो घर की निगरानी करा रहे थे। जैसे ही मुझे जाते देखा उन्होंने समझा कि मैं चला गया हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये जुर्रत करना काफी अजीब था। उनके दिमाग में क्या फतूर चल रहा था इस बारे में अंदाजा लगाने का वक्त बिल्कुल नहीं था। ये बातें बाद में पूछी जा सकती थी। फिलहाल तो घर वालों की हिफाजत का मामला था। मैं बिजली किसी तेजी से दरवाजे के करीब पहुंचा। जीप खाली खड़ी थी। किसी को भी बाहर निगरानी के लिए न छोड़ना उनके अनाड़ीपन को जाहिर कर रहा था। जस्तावा 30 बोर दाएं हाथ में पकड़ते हुए मैं बगुले की तरह घर में घुसा। एक शख्स बरामदे के सामने खड़ा था। उस बेवकूफ का रुख भी बरामदे की तरफ था। चाप सुनते ही वो सुर्रत से मुड़ा, मगर उसके मुड़ने से बस इतना ही फर्क पड़ा था कि गोली गुद्दी की बजाय माथे में पैवस्त हुई। वो औंधे मुंह गिरकर हाथ पांव झटकने लगा। मेरी समातों में किसी की घुटी घुटी चीख पहुंची। अंदाजा यही था कि वो आयशा थी। एक शख्स अब्दुल खालिक और साजिदा खाला के दरवाजे को धड़धड़ाते हुए धमका रहा था, दरवाजा खोल दो वरना तोड़ दूंगा। मैंने SR1 का बैग वहीं फेंक कर खुद को हल्का किया। इसी असना में अपने साथी के नीचे गिरने की आवाज पर दरवाजे के साथ मशगूल गुंडा पीछे मुड़ा। मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हो चुका था। उसने पिस्तौल वाला हाथ सीधा करने की कोशिश की, मगर वो उससे 3 गुना ज्यादा जल्दी का मुजाहिरा करता तब भी मुझसे पहलपन नहीं छीन सकता था। जस्तावा की गोली ने माथा ढूंढने में जरा भी गलती न की। आयशा के कमरे की तरफ से एक गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी, लड़की ज्यादा हरकत की तो गर्दन काट दूंगा।
मेरे दिमाग में हैरानी भरी सोच उभरी। न जाने इन खबीसों को कैसे पता चला कि ये आयशा का कमरा है। ये सोचते हुए भी मेरे कदम न रुके। दरवाजे के करीब पहुंचने पर मेरी समातों में की आवाज पहुंची। यकीनन उन्होंने बेचारी का मुंह टेप या कपड़े वगैरह से बंद किया था। अंदर दाखिल होते ही मुझे एक शख्स आयशा के पांव बांधता नजर आया, जबकि दूसरा उसके हाथ बांधने में मसरूफ था। उसके मुंह पर टेप चिपकी थी और वो जोर जोर से मचलते हुए उनकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर नाजुक सी लड़की 2 मुश्तंडों की गिरफ्त से कैसे निकलती। आयशा का रुख दरवाजे की ही तरफ था। मुझे देखते ही उसका मचलना रुका और चेहरे पर रौनक नमूदार हुई। उसके पांव बांधने वाला सामने बैठा था और हाथ बांधने वाला अकब में। एक लहजे में सूरत हाल भांपते हुए मैं बरकी कौंदे की तरह उनके सर पर पहुंचा। भागते कदमों की आवाज पर सामने वाले ने मुड़कर देखा, मगर तब तक मैं करीब पहुंच चुका था। एकदम उसकी ठोड़ी पर दायां हाथ रखते हुए मैंने खोपड़ी पर बाईं हथेली रखी और दोनों हाथों को मुखालिफ समत में जोरदार झटका दिया। कटाक की आवाज उभरी और वो लंबा लेटते हुए हाथ पांव झटकने लगा। आयशा के हाथ बांधने वाला बिदक कर सीधा हुआ। हथियार निकालने को उसका हाथ जेब में रींगा, मगर मैं उससे तेज साबित हुआ था। मेरा दायां मुक्का हथौड़े की तरह उसकी ठोड़ी पर लगा। वो कूल्हों के बल नीचे गिरा। बदबख्त काफी सख्त जान था, वार सह गया था। उल्टी कलाबाजियां खाते हुए सीधा हुआ और साथ ही मुझे लात मारने के लिए दाएं पांव पर घूम गया। नीचे झुकते हुए मैंने उसका वार खता किया। वो लड़खड़ा गया। उसके संभलने से पहले मैं घुटना मोड़ते हुए ऊपर उछला और दायां घुटना किसी मेंढे की जोरदार टक्कर की तरह उसकी पसलियों के नीचे लगा। भयानक आवाज से वो दोहरा हो गया। एक आध पसली तो लाजिमन टूटी होगी। मेरी अगली ठोकर उसके सर में लगी। उसका सर धमाके से फर्श से टकराया और उसने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। मैं आयशा की तरफ मुतवज्जे हुआ। वो आंखों में नमी लिए मेरी तरफ मुतवज्जे थी। मैंने फौरन उसके हाथ पांव खोले। मुंह से टेप हटते ही वो भैया कहकर रोते हुए मुझसे लिपट गई। मैंने कहा, सब ठीक हो जाएगा गुड़िया, तेरा भाई आ गया है। वो सिसकी, इसीलिए कहती थी कि आप न जाएं। मैंने कहा, अच्छा फिक्र न करो, जब तक इन्हें अंजाम तक नहीं पहुंचाता कहीं नहीं जाऊंगा। और अब तुम जल्दी से अपने अम्मी अब्बू की खबर लो, मैं इससे पूछगिछ कर लूं। वो बोली, जी भाई। आंखों पर उल्टा हाथ फेरते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं बेहोश गुंडे की तरफ मुतवज्जे हुआ। वो औंधे मुंह पड़ा हुआ था। 3-4 जोरदार थप्पड़ खाकर उसने कराहते हुए आंखें खोल दी। मैंने कहा, बादशाह, मेरे बताने में कोई फर्क था या तुम समझते ही थप्पड़ की जबान हो? वो कराहते हुए बोला, तुम बचोगे नहीं। मैंने कहा, फिलहाल तो अपनी फिक्र करो और मुझे मामले से आगाह करो कि अभी कौन सी खारिश मिटाने आए थे। वो कीनातोज नजरों से मुझे घूर कर रह गया। उसी वक्त अब्दुल खालिक और इसहाक अंदर दाखिल हुए। अब्दुल खालिक के चेहरे पर खौफ और दहशत छाई थी। मैंने हिदायत दी, चचा जान, आप घर वालों के हमराह अपने कमरे में चले जाएं और जब तक मैं न बुलाऊं बाहर ना निकलना। उसने एतराज करना चाहा, मगर बेटा। मैंने कता कलामी की, चचा, मेरे पास समझाने को एक लम्हा भी नहीं है। वो मुड़ गए, बोले, ठीक है बेटा। मैंने गुंडे की टूटी हुई पसली पर हाथ रख कर अंदर की तरफ दबाया। बरखुरदार, कुछ पूछा है? वो तकलीफ की शिद्दत से तड़पते हुए बोला, भगवान के लिए ऐसा मत करो। मैंने जोर बढ़ाते हुए कहा, अगर मिन्नतों की बजाय मतलब की बात उगलने पर तवज्जो देते तो बच जाते। वो हार मानते हुए बोला, बताता हूँ। मैंने उसकी पसली से हाथ हटाया, कहा, शुरू हो जाओ। अगर मैं शुरू हुआ तो तेरी एक पसली भी सलामत नहीं रहेगी। वो तकलीफ से कराहते हुए तफसील बताने लगा, जिसका लुब्बे-लुबाब ये था कि उनकी नीयत पहले से ठीक नहीं थी और वो बस मेरे जाने के मुंतजिर थे। उनके तई विश्वास सिंह के साथ मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान थी, जिसकी वजह से विश्वास सिंह ने वक्ती तौर पर चरणजीत को डांट दिया था। बाद में विश्वास सिंह या धर्मू दादा के पास इतना वक्त न होता कि वो आम लोगों की खैरियत मालूम करते फिरते। यूं ही चरणजीत को आम लोगों के हाथों सुबकी उठाने की जिल्लत भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और सबसे बढ़कर आयशा का नौखेज और मासूम हुस्न था, जिसने उनसे बुरे भले की तमीज छीन ली। उनका इरादा यही था कि आयशा को अगवा करके बाकी तमाम को ठिकाने लगा देते और उसे डकैती का रंग देकर नामालूम गुंडों के खाते में डाल देते। यूं जब इस जुल्म के बारे में बताने वाला कोई ना होता तो मुझे या विश्वास सिंह को कौन बताता कि ये सब क्या हो गया है। यूं तो एक इलाके में उनकी धाक बैठ जाती, मासूम आयशा भी हाथ आ जाती और जेवरात वगैरह से अपने नुकसान की भरपाई भी कर लेते। इसलिए जो ही उन्होंने मुझे घर से निकलते देखा, वो समझे कि मैं अलविदा हो रहा हूँ। इत्तेफाक से मेरे कंधों पर बैग भी लटक रहा था, जो उनके गुमान को यकीन में तब्दील कर गया। अगला इत्तेफाक ये हुआ कि मैं गांव से बाहर जाने वाली सड़क पर रवाना हुआ।
ये सब देखते ही निगरानी पर मामूर गुंडे ने चरणजीत तक खबर पहुंचाई और उसने मजीद 3 गुंडे भेजकर हुक्म दिया कि तमाम घर वालों को ठिकाने लगाकर कीमती अशिया और लड़की को उठा लाएं। उन्हें घर में दाखिल होते वक्त इसहाक और अब्दुल खालिक ने देख लिया था, इसलिए उन्होंने अपने दरवाजे अंदर से कुंडी कर लिए, लेकिन आयशा बेचारी नींद में थी। इतनी आसानी से मतलूबा हदफ मिलने पर उनकी बातें खिल गई थीं। पहले मरहले में उन्होंने आयशा पर कब्जा जमाना चाहा, उसके बाद बाकियों की खबर लेते, मगर उनकी बदकिस्मती के ऐन वक्त पर मैं वापस लौट आया। तमाम मालूमात और दूसरी जरूरी बातें पूछकर मैंने उसे भी दोस्तों के पास भेज दिया और फिर इसहाक के साथ मिलकर तमाम की लाशें जीप में लोड करने लगा। इस दौरान इसहाक और चचा अब्दुल खालिक ने तस्दीक की कि उन्होंने गुंडों को घर में दाखिल होते देखकर फौरन दरवाजे कुंडी कर लिए थे। लाशें जीप में रखकर मैंने इसहाक से पूछा, तुमने इनका ठिकाना देखा हुआ है? उसने इस बात में सर हिलाया, बोला जी भाई। मैंने उसे जीप में बैठने का इशारा किया, कहा चलो मेरे साथ। चचा अब्दुल खालिक ने खौफजदा लहजे में पूछा, कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा फिक्र न करें, ये मुझे इनके ठिकाने तक ले जाएगा, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। और इनका फौरी तौर पर बंदोबस्त न किया तो थोड़ी देर के बाद ये हम पर फिर चढ़ाई करेंगे। वो हकलाया, बोला मगर आपने कहा था आपके साथ ही इन्हें संभाल लेंगे। मैंने कहा चचा जान, समझाने का वक्त नहीं है, आप बेफिक्र होकर औरतों को तसल्ली दें, हम थोड़ी देर तक आते हैं। वो घबराते हुए बोला, मैं आपके साथ चलता हूँ, इसहाक को यहीं छोड़ दें। मैंने कहा कह दिया ना, ये मुझे उनका ठिकाना दिखाकर लौट आएगा। ये कहते हुए मैं इसहाक की तरफ मुतवज्जे हुआ, ऐसा करो तुम अपनी मोटरसाइकिल निकाल लो और मेरे आगे आगे चलते जाओ, दूर से रास्ता दिखाकर लौट आना। इसहाक जी भाई कहकर मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ गया। चचा अब्दुल खालिक बादल नखास्ता राजी होते हुए बोला, ख्याल से जाना बेटा। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए स्टीयरिंग संभाल ली। इसहाक मेरे आगे चलने लगा। वो गांव की मगरबी समत में बाहर निकला। सड़क की हालत ज्यादा बेहतर नहीं थी। फरलांग भर आगे जाकर वो रुक गया। मुझे लगा वो कुछ कहना चाहता है। मैंने उसके करीब जीप रोक दी। उसने चंद 100 गज दूर रोशनियों की तरफ इशारा किया, भैया वो रोशनियां नजर आ रही हैं। मैंने इस बात में सर हिलाया, वो बोला यही उन खबीसों का ठिकाना है। मैंने कहा ठीक है, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। उसने पेशकश की, शायद आगे मेरी जरूरत पड़ जाए। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा तुम घर पहुंचो, तुम्हारे वालिदैन परेशान होंगे। वो बोला जो हुक्म भाई, और उसने मोटरसाइकिल वापस मोड़ ली। मैं गाड़ी की बत्तियां गुल करते हुए उस कच्चे रास्ते पर मुड़ गया जो चरणजीत के ठिकाने तक जाता था। चांद की रोशनी की वजह से दिखाव बेहतरीन था। मतलूबा इमारत से 100-150 गज दूर मैंने जीप रास्ते से उतारकर झाड़ियों के झुंड में खड़ी की, पिस्तौल की मैगजीन उतारकर गोलियों की कमी पूरी की और नीचे उतर आया। उस इमारत के दाएं बाएं फरलांग भर के दायरे में दूसरी इमारत मौजूद नहीं थी। गुंडे से हासिल की हुई मालूमात के मुताबिक वहां चौकीदार समेत 7 आदमी मौजूद थे। उनके सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इन लम्हात में तो वो बिलाशुबा जश्न की तैयारियों में मसरूफ होंगे। एक बात मेरे हक में जाती थी कि उनके गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि कोई उनके ठिकाने पर हमला भी कर सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कहानी में आगे क्या होने वाला है इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। और ये कहानी आपको कैसी लगी, और अगर आप कोई और कहानी या अपनी लिखी हुई अपनी तहरीर करदा कोई कहानी सुनना चाहें तो आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ईमेल के थ्रू भी राब्ता कर सकते हैं। अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।